क्या? अरे वो गुस्सा चल रहा था इसलिए मैं बोली मैं पढ़ा हूँ, अभी चालू करूँ तुम्हारा हो गया तो। चलो एक बार आवाज चेक करो, बराबर है क्या? आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है? अरे इतना कान में क्यों लगा रही है? हाँ, चलो क्लियर। आवाज आती? बस इतना, ठीक है। सांस, अरे तो बिना सांस के कैसे पढ़ो, सांस तो आएगी ना, है ना? अच्छा, जिस दिन सांस बंद हो गई तुमको टेंशन आना चाहिए, सांस नहीं आ रही है मैम की या सर की। हाँ, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 to 50 के हमारे लास्ट सैटरडे डिस्कशन हो गया था। आई होप सबने वो लेक्चर्स जो अवेलेबल थे, आई थिंक तो सिर्फ तनिष्क और ये अवेलेबल थी, तो बाकी सब, और ये दोनों थे लेट आए थे, तुम दोनों थे, बाकी सबने देखा है वो लेक्चर? क्लियर है? स्टार्ट करें। आज टारगेट है 51 to 120, पूरा चैप्टर 2 के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले हैं ज्यादातर तो चलो। पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या होता है कॉन्स्पिशियस गुड्स? मतलब महंगे वाले गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब, यस, तो उसमें हमने 4 चीजें, वेबलिन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, और कौन से इफेक्ट पढ़े थे? बैंड वेगन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, करेक्ट। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स को क्या बोला जाता है? सब कुछ क्या क्या बोला जाता है? हाँ, क्या क्या बोला जाता है? प्रेस्टीज गुड्स भी बोला जाता है, स्नॉब गुड्स भी बोला जाता है, वेबलन गुड्स भी बोला जाता है। तो आंसर क्या है इसका? ऑल दी अबव। नेक्स्ट 52, द क्वांटिटी परचेस रिमेन्स कांस्टेंट, क्या बोल रहे हैं वो? जो भी क्वांटिटी परचेस करते हैं वो कांस्टेंट रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम। मतलब यहाँ पे वो किसकी बात करें? कौन सी इलास्टिसिटी की? इनकम इलास्टिसिटी की। यानी कि मेरा डिमांड चेंज नहीं होने वाला है इरिस्पेक्टिव मेरी इनकम बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो मेरा ग्राफ कैसा रहेगा? सेम रहेगा, क्वांटिटी मेरी सेम रहेगी, मेरा इनकम चेंज होता रहेगा। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने इनकम लिया है, इनकम बढ़ती 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 जा रही है, बट मेरा क्वांटिटी क्या है? सेम है, दैट इज वर्टिकल टू वाई एक्सिस। सो ई वाई इज इक्वल टू 0, तो 0 इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट 53, as income increases the consumer will go in for superior goods, ठीक है, and consequently the demand for inferior goods will fall। मतलब क्या है? जैसे ही इनकम बढ़ती है तो लोग किधर ज्यादा क्या खरीदने जाएंगे? सुपीरियर गुड्स। और जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो चीप क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन रहता है और नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन रहता है, ये पढ़ा हुआ है। दिस मीन्स इंफीरियर गुड्स हैव डैश इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, बिकॉज क्यों? जब इनकम बढ़ रही है तो तुम्हारा इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है? कम। यानी कि इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन मतलब कौन सा रिलेशन आ जाएगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है सबको? निकिता फोन है ना? हाँ, अरे बोलो, जिसको भी चैट कर रहे हो, करती हूँ मैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है? क्लियर? 54, When income increases, जब इनकम बढ़ रही है, the money spent on necessaries, मेरे को खुद से बताओ, necessaries पॉजिटिव रिलेशन होगा कि नेगेटिव रिलेशन होगा? नेसेसिटी गुड्स के लिए मेरी इनकम बढ़ रही, तो मैं मेरे नेसेसिटी वाले जो गुड्स है उनके लिए डिमांड बढ़ाऊंगी कि कम करूंगी कि सेम रखूंगी? सेम रखूंगी, क्योंकि ये अगेन मैंने हर बार बोलती हूँ कि इवन तो मेरी इनकम बढ़ी, अगर मेरे को नमक लग रहा है तो मैं ज्यादा तो नहीं लेके आऊंगी जस्ट बिकॉज मेरी इनकम बढ़ी है, मैं उतना ही खाऊंगी। सो ऑफ लाइफ में नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। तो जब इनकम इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारी नेसेसिटी की डिमांड सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रही, कम ज्यादा हो रही है, बट सेम प्रपोर्शन में हो रही है क्या? नहीं। सो दिस मीन्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, नहीं ना, << 1 0 मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अगर सेम प्रपोर्शन वर्ड लिखा होता मतलब इक्वल टू 1 होता, करेक्ट। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो more than 1 होता, बट हो रहा है बट सेम में नहीं, तो क्या जाएगा आंसर? <<1। तो इनकम इज लेस देन, इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन क्वांटिटी।
ऑफ परचेज, इसलिए लेस देन 1। क्लियर है? स्पीड ठीक है? समझ रहा है? रिवाइज हो रहा है? नेक्स्ट 55, the luxury goods like jewelry and fancy articles will have dash elasticity of demand, low income elasticity। मेरे को बोलो, इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, जब मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा तब मैं ये गुड्स ज्यादा खरीदूंगी कि कम खरीदूंगी? ज्यादा खरीदूंगी। तो लो इनकम इलास्टिसिटी है क्या? नहीं। हाई इनकम इलास्टिसिटी है क्या? जीरो इनकम इलास्टिसिटी है क्या? नहीं। जीरो मतलब ऐसा तो नहीं है मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं खरीदने नहीं जाऊंगी, खरीदूंगी। नन ऑफ द अबव का आंसर है। तो आंसर क्या है? हाई इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो तुम्हारे डिमांड भी बढ़ेगी फॉर लग्जरी आइटम्स। क्लियर? समझा? चलो 56, a good which cannot be consumed more than once is known as नॉन ड्यूरेबल गुड। मोर, नॉट मोर देन वंस। ड्यूरेबल गुड मतलब लॉन्ग लास्टिंग, करेक्ट, मतलब ज्यादा तुम कंज्यूम कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल गुड मतलब जो एक लेके आए, लगेज यूज करना है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो। प्रोड्यूसर गुड मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला गुड है, वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, वो नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो लाके लगेज कंज्यूम करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रेड, दूध, ये सब, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 57, और रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस मतलब क्या कि वो एक प्राइस का रिलेशन क्या है दूसरे, एक गुड के प्राइस का रिलेशन दूसरे गुड के प्राइस के साथ क्या है। सो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई का फॉर्मूला इज रिलेटिव प्राइस। ठीक है, प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजिन, द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये फॉर्मूला लिख लो, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, दैट इज एक प्राइस, एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड प्राइस के गुड के साथ रिलेशन, दैट इज रिलेटिव प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट 58, अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, बिलो, देखो ये बजट लाइन मैंने ड्रॉ की है, एक बार स्क्रीन चेक कर आधा ठीक है क्या? दिख रही हो ना मैं क्लियर उसमें? क्लियर है? हाइटेड है ना, एकदम नीचे नहीं जा रही हूँ ना? किल्लू थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे है मैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर, ये देखो दिख रहा है तुमको, ये बजट, बजट लाइन दिख रही है। उसके नीचे देखो, बजट लाइन पे मतलब क्या होता है कि जितना मेरा बजट है वो पूरा कंज्यूम हो रहा है। बजट लाइन के नीचे है ये तरफ, मतलब क्या हो गया? अंडर स्पेंड। और ऊपर है तो ओवर स्पेंड। तो देखो, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉज द होल ऑफ कंज्यूमर इनकम, ये है क्या? होल ऑफ कंज्यूमर इनकम मतलब कब होता है? जब मैं बजट लाइन के ऊपर होती। बी रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर इनकम। सी रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज अनअटेनेबल टू कंज्यूमर इनकम। अनअटेनेबल मतलब तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, एंड विच इज above the budget line. And D represents a combination of goods which cost more than consumer income. ऐसा भी नहीं है, तो अंडर है, बजट लाइन की ये साइड है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर? लेस, दैट इज बी। क्लियर? समझ रहा है? नेक्स्ट 59, डिमांड इज डैश, ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखो, द डिजायर फॉर कमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, the entire relationship between quantity demanded and the price of good, other things remaining same, willingness to pay for a good if income is larger enough। डिमांड और इनकम का वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब वो इनकम इलास्टिसिटी में हम डिमांड के बारे में पढ़ते, वैसा एबिलिटी टू पे फॉर अ गुड नहीं। तो आंसर क्या है इसका? हमेशा डिमांड के साथ हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। तो आंसर क्या है? बी। समझा? नेक्स्ट 60, सब कैलकुलेटर्स रेडी रखो, सॉल्व करने हैं, मैं प्रवचन नहीं दे रही हूँ इधर।
चलो कैल्सी भी नहीं है हाँ चल निकिता फोन दे दे आगे दे दे हाँ हाँ तो दे दे ना आगे नहीं दिख रही है वैसे भी दे रख इधर रख इसके इधर चलो करे स्टार्ट तो सब अपना फोन आगे दे दो रख दो ना फोन साइड में इधर इधर रख दो किधर तो या तुम लोग दोनों आगे रख दो ये लोग साइड में रख दो जिसके पास भी है फटफट करो चलो जल्दी हो गया चल राधा फोन रख दिया हाँ गुड चलो आ जाओ सपोज पोटैटोज हैव -0.4 इनकम इलास्टिसिटी क्लियरली ब्रैकेट में साइन दिया हुआ है माइनस का वी कैन से फ्रॉम द डेटा गिवन दैट पोटैटोज आर सुपीरियर गुड्स पोटैटोज आर नेसेसिटीज इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है यानी कि जब इनकम बढ़ रही है तो पोटैटोज की डिमांड कम हो रही है या जब इनकम कम हो रही है तो पोटैटोज की डिमांड बढ़ रही है तो यानी कि पोटैटोज आर इंफीरियर गुड्स सुपीरियर गुड्स होते तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती नेसेसिटी होते तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव ही होती कांस्टेंट मतलब जीरो रहती नेसेसिटी में तुम ऐसा नहीं ना इनकम बढ़ेगी बार बार मैं एग्जांपल बोल रही अगर सॉल्ट है दैट इज अ नेसेसिटी अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं ज्यादा सॉल्ट खरीद के लाऊंगी क्या नहीं तो कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है तो वो कौन सा गुड है इंफीरियर गुड देयर इज हाँ नेगेटिव है ना नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स का होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी लग्जरी गुड्स या सुपीरियर गुड्स का होता है और कांस्टेंट नॉर्मल गुड्स का होता है ठीक है नेसेसिटी वाला 61 द प्राइस ऑफ टमाटो इंक्रीजेस तो टमाटो की प्राइस इंक्रीज हो रही है एंड पीपल बाय टमाटो प्यूरी अब पहले यहाँ पे तुमको ये निकालना है कि टमाटो एंड टमाटो प्यूरी ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्योंकि टमाटो महंगा हो गया इसलिए लोग किधर शिफ्ट हो गए टमाटो प्यूरी पे तो देखो you infer that tomato puree and tomatoes are सब्स्टिट्यूट गुड्स क्लियर नॉर्मल गुड्स तो नहीं है क्योंकि एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई या डायरेक्ट रिलेशन है यानी कि कौन से गुड्स है सब्स्टिट्यूट गुड्स है अगर एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की डिमांड एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड कम हो गई तो वो कौन सा गुड्स है नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है क्लियर है तो देखो टमाटो एंड टमाटो प्यूरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है टमाटो की प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई एंड टमाटो प्यूरी की डिमांड बढ़ गई 62 चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस चिकन का प्राइस बढ़ रहा है द डिमांड फॉर फिश विल सब्स्टिट्यूट है तो कैसा रिलेशन रहेगा डायरेक्ट रिलेशन तो क्या बढ़ेगा डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइटवर्ड्स क्लियर है यहां तक आ जाओ 63 potato chips and popcorn are substitutes a rise in the price of potato chips मतलब क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहे कि potato chips और वो सब्स्टिट्यूट है a rise in the price of potato chips will dash the demand for popcorn पहला increase क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है नहीं ना हाँ increase करेक्ट उसके बाद and the quantity of popcorn sold will increase क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्वांटिटी जो सेल होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी आंसर क्या है ए 64 if price of orange juice increases the demand for apple juice again orange juice and apple juice are substitutes तो अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इंक्रीज बट बिकॉज दे आर सब्स्टिट्यूट्स डन चलो आ जाओ 65 an increase in demand for computers other things remaining same अगेन ये तुम्हारा यूनिट 2 है ठीक है एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम विल क्या होगा इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट डिक्रीज द प्राइस बट इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटर बॉट इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट ये तुम लोग वो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है ठीक है पहले डी को मैंने यहाँ पे ग्राफ से ड्रॉ किया है रेड में डी है दिख रहा है ये डी है और ये एस है मतलब ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई था अभी उन्होंने क्या बोला सिर्फ डिमांड बढ़ी करेक्ट मतलब D1 ऊपर राइट में शिफ्ट होगा तो D1 ऊपर गया करेक्ट तो क्या हो जाएगा सप्लाई तो सेम है सप्लाई का कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है तो क्या हो जाएगा पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा इधर था फिर सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा क्या हो गया इधर आ गया तो प्राइस भी बढ़ी और क्वांटिटी भी बढ़ा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इंक्रीज द प्राइस एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट समझा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट मतलब क्वांटिटी डिमांडेड क्लियर ये ग्राफ ड्रॉ कर लो
डन। चलो 66, when total demand for a commodity whose price has fallen increases, it is due to, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, जब टोटल डिमांड एक कमोडिटी की when total demand whose prices follows increases, मतलब डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्राइस कम हो रही है, इट इज ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? जब क्लियरली बोला है कि क्यों कम बढ़ रही है, क्योंकि प्राइस ये हो रहा है, तो कौन सा इफेक्ट है? प्राइस। उधर इनकम रहता तो वो क्या हो जाता है? इनकम इफेक्ट। क्लियर? और वो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। क्लियर? 67, विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस कम हो रही है तो कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेस, कंज्यूमर्स रियल इनकम डिक्रीजेस, देयर इज नो चेंज इन द रियल इनकम, नन ऑफ द अबव। रियल इनकम मतलब वो इनकम जो कंज्यूमर के पास हाथ में रहती है उड़ाने के लिए। बेसिकली रियल इनकम इज बेसिकली जो तुम्हारे पास बची है अभी उड़ाने के लिए। अगर वो पर्टिकुलर चीज जो तुम खरीदने जा रहे हो उसकी प्राइस कम हो गई तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे, मतलब उनकी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या है? इंक्रीजेस। देखो, अगर रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर जो तुम्हारे पास है वो पैसा उड़ाने के लिए, अगर प्राइस कम हो गई तो तुम्हारी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तुम ज्यादा चीजें खरीद पाओगे तो तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? समझा? 68, with an increase in a price of diamond, diamond is a dash good, superior good, luxury good, सुपीरियर कॉन्स्पिशियस गुड्स बोल सकते हो, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब कैसा रिले ये क्या है? दिस इज बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड की वजह से क्या ये चीज? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से क्या? नहीं। वो कौन सा गुड है? कॉन्स्पिशियस गुड्स है। और वो क्या है? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ये हमने पढ़ा है। मनी इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मतलब क्या? जहां पे डिमांड प्राइस ज्यादा भी हो रही है तो भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, या प्राइस कम हो रही है तो उसका डिमांड कम हो रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। 69, an example of goods that exhibit direct price demand relationship is called as, नहीं, गिवन गुड्स। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में, वो सब्स्टिट्यूट गुड में रिलेशन डायरेक्ट है बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड का ये हो रहा है, एक गुड की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड बढ़ रही है। इट इज नॉट बिकॉज वो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट गुड का ही प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। डायरेक्ट रिलेशन कहाँ पे? गिवन गुड्स में। क्लियर? गिवन गुड्स किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिवन। याद आ रहा है? मीट और ब्रेड का एग्जांपल लिया था हमने, करेक्ट? कि मीट और ब्रेड, मैंने वड़ा पाव का एग्जांपल लिया था शायद से, कि लोग इवन दो वड़ा पाव की प्राइस बढ़ गई तो भी लोग वड़ा पाव ही खाएंगे। क्यों खाएंगे? बिकॉज वो ही प्राइस बढ़ने के बाद भी वही सबसे सस्ता है, इसलिए इवन तो उसकी प्राइस बढ़ रही है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अभी मीट खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। समझा? क्लियर? नेक्स्ट, in economics, when demand for a commodity increases with fall in its price, it is known as, क्या है? एक्सपांशन की कॉन्ट्रैक्शन। डिमांड इंक्रीजेस तो एक्सपांशन। क्लियर? क्योंकि प्राइस की वजह से हो रहा है तो एक्सपांशन, अगर प्राइस की वजह से कम होती डिमांड तो क्या होता? कॉन्ट्रैक्ट। बट प्राइस की वजह से नहीं होता, दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। 71, मैं नेक्स्ट वीक चैप्टर 2 पे टेस्ट लेने वाली हूँ, इसलिए मैं एमसीक्यूज तुम्हारे ये वीक में खत्म कर रही हूँ। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट, क्वांटिटी सप्लाइड, कितना क्वांटिटी मैंने सप्लाई किया वो क्या है? जितना इज एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग अ गिवन, देखो सप्लाइड है, सप्लाइड का डिमांड से सप्लाइड किया है तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि हमने कितना खरीदा है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो। तो ए ऑप्शन क्या? इज एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, बॉट का कुछ है नहीं, सप्लाइड का ये। प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। producers plan to sell during a given period of time at given price, या फिर people are willing to buy, again people are willing to buy is a demand, तो यहाँ पे हम सप्लाई की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सप्लाई इज इजी है, डायरेक्ट है। सप्लाई इज लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड है क्या? नहीं। एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस,
या फिर विलिंगनेस टू प्रोड्यूस अ गुड इफ द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इट बिकम्स अवेलेबल, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तो आंसर क्या है? क्या तक क्लियर है? 72 तक सबका क्लियर है? कुछ भी डाउट है इसमें? चलो 73। If in the book market the supply of books will decrease if any of the following occurs. देखो तुमको सप्लाई ग्राफ दिख रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, मतलब सप्लाई ग्राफ लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? लेफ्ट में। अब जब सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, वो क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई डिक्रीज हुई है तो इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी, ठीक है? इफ डिक्रीजेस इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, मतलब हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे तुम्हारी सप्लाई क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज है, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो रही है बट हमें उसके अलावा ऑप्शन ढूंढना है। क्लियर? तो देखो, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, अगर कम बुक पब्लिश होगी तो सप्लाई कम ही होगा, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द बुक, अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो बी आंसर है क्या? हाँ, यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है। सी, एन इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक, अगर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है बुक का तो अभी सप्लाई कम हो जाएगा। डी, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेपर यूज, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आज कम हो जाएगा ना, क्योंकि सप्लाई कम करेंगे कॉस्ट ज्यादा है, तो आंसर क्या है इसका? डी। समझा? क्लियर है? ये मार्क करके रखो, थोड़ा सा हटके वाला एमसीक्यू है। कुछ भी डाउट है अभी तक? बढ़ू आगे। 74, इफ प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस बाय 10%, प्राइस बढ़ रहा है 10% एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय 25%, प्राइस भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज, कौन सा फॉर्मूला? परसेंटेज दिया हुआ डायरेक्टली, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? परसेंटेज मेथड। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है? 2.5। अभी नेगेटिव 2.5 भी दिया है, पॉजिटिव 2.5, क्यों? क्योंकि ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए सप्लाई का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव 2.5। समझा? यहाँ पे डिमांड रहता तो वो क्या हो जाता? नेगेटिव 2.5 हो जाता। करेक्ट? बढ़ू आगे। क्या हो गया निकिता, किधर अटकी? अरे 25 डिवाइड बाय 10, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाई कितना है? 25% और प्राइस कितना है? 10%। समझा? और पॉजिटिव 2.5 क्यों? क्योंकि सप्लाई भी, प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव 2.5। अगर एक बढ़ता दूसरा कम होता तो नेगेटिव 2.5 हो जाता। समझा? क्लियर? 75, और हमेशा याद रखो कि अगर तुम फॉर्मूला बाय चांस कभी भूल जाते हो तो तुमको फॉर्मूला तो लिख के नहीं दिखाना है, तो हमेशा न्यूमरेटर में क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड ही रहेगा, नीचे प्राइस रहेगा। तो पहले, सबसे पहले न्यूमरेटर में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड ही रहेगा, ये याद रखो। क्लियर? 75, एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स, सप्लायर बढ़ गए, क्या होगा उससे? प्राइस ऑफ बाइक बढ़ेगी, डिमांड फॉर बाइक बढ़ेगी, सप्लाई बाइक बढ़ेगा, डिमांड फॉर हेलमेट बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा। हेलमेट का क्या संबंध ना, लोग ऐसा थोड़ी, सप्लाई बढ़ा तो लोग खरीदने खरीदने भी ज्यादा आएंगे, ऐसा थोड़ी है। 75 हो गया। 76, इफ सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस, बॉटल्ड वाटर मतलब बिस्लेरीज तुम्हारी, द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो इक्विलिब्रियम वर्ड आ जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चुपचाप ग्राफ बनाने का सबसे इजी तरीका है आंसर निकालने का। अब देखो, दिख रहा है तुमको पुराना, डिमांड और सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड और सप्लाई दिख रहा है, डी और एस, दैट इज पुराना डी और पुराना एस। अब क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। डिमांड के बारे में उन्होंने कुछ भी बोला है? नहीं। सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, मतलब सप्लाई कब लेफ्ट को शिफ्ट होगा कि राइट को? लेफ्ट को। तो तुमको S1 दिख रहा है ऊपर, करेक्ट। अब नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ आ गया? इधर आ गया, तो प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो आंसर है ए। समझा?
नेक्स्ट 77 करो, अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, करो। आया आंसर? बी, डी की बी, डी, ठीक है। ग्राफ देखो क्या बोला है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर कैमरास बोला है। मैंने पहले ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई बना दिया, उसके बाद डिमांड डिक्रीज हो रही, सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो मैं डी डिमांड का कब लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में। तो देखो डी वन किधर आया? लेफ्ट में आया। और नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? ये लेवेंडर कलर, ब्लू पर्पल कलर। तो यहाँ पे देखो P1 डिक्रीज हो रहा है और Q1 भी डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement about inferior goods is or are false? false बोला है, ठीक है। inferior goods are those that we will never buy no matter how cheap they are। ऐसा है क्या? नहीं, एफसी पे तो जाते हैं ना। inferior goods are those that we buy more if we become poorer। बरोबर है ना? अगर मेरी इनकम कम हो गई तो ऑब्वियसली मैं एफसी पे ही जाऊंगी। inferior goods are those that we buy more if we become richer। नहीं, हमने पढ़ा है ना, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव रहती है। जब इनकम बढ़ती है तो तुम लोग का इंफीरियर गुड्स कम लेना कम हो जाता है। मतलब जब तुम रिच हो रहे हो तब तुम्हारी डिमांड कम हो जाती है। तो आंसर क्या है इसका? 1 and 3, क्योंकि बी तो करेक्ट है। समझा? बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कंफर्ट्स लाई बिटवीन नेसेसिटी एंड लग्जरीज। ये तो डायरेक्टली मैंने एक लाइन लिखवा के दी है तुमको। 80, इन वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई विल, शॉर्ट पीरियड मतलब वो जहां पे मैं जल्दी से कुछ चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं। कैन बी चेंज, कैनॉट बी चेंज, कैन बी इंक्रीज, नन ऑफ द अबव, कैनॉट बी चेंज। क्लियर? क्योंकि शॉर्ट पीरियड मतलब कम टाइम है मेरे पास, लॉन्ग रन में मैं सब कुछ कर सकती। अगेन 81, व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट, सप्लाई कर्व लेफ्ट में जा रहा है, प्राइस सेम है, उन्होंने प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब प्राइस सेम है, सप्लाई कर्व लेफ्ट को जा रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी? कम हो जाएगी। लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। समझा? $82, when supply curve moves to right it means more quantity supplied। उसी का उल्टा है 82, 81 का ही उल्टा है। 83, the elasticity of supply is defined as, इलास्टिसिटी मतलब प्राइस और चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस। तो रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज ही होता है। क्वांटिटी सप्लाई टू इट चेंज इन इट्स प्राइस। करेक्ट? देखो बी में क्या है? विदाउट चेंज इन इट्स प्राइस बोला है। सी में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है, बट हमको डिमांड का है क्या? नहीं, सप्लाई का पूछा है। और सी डी में भी क्वांटिटी डिमांडेड बोला है। तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं है, तो ए और बी में से एक है। तो अभी वो तुमको चूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि तुम लोग एक एक एलिमिनेट करते जा रहे हो एमसी ऑप्शन, जो नहीं है उसको साइड में रख दो, फिर तुम्हारे पास कम ऑप्शन बचेगा, उसमें से तुम चूज करो। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? नेक्स्ट, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a good by प्राइस। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इजी है। चलो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, इट मींस परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये कैसा रहता है? वर्टिकल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू वाई एक्सिस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 व्हेन proportionate change in quantity supplied is more than proportionate change in price, proportionate change in price is greater than proportionate change in quantity supplied, change in price and quantity supplied are equal, none of the above। तो आंसर क्या है? ए। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। 87, if the quantity supplied is exactly equal to the relative change है, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? exactly equal मतलब 1
कौन सा इलास्टिसिटी आ जाएगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी, तो 1। डन, आ जाओ 88। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, ठीक है, मतलब P0 क्या था तुम्हारा 6 ओरिजिनल प्राइस, अब 4 हो गया, मतलब P1 क्या हो गया 4, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द यूनिट्स इंक्रीजेस फ्रॉम, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, ये तो क्लियर है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 15, मतलब Q0 कितना है 10, Q1 कितना है 15, तो फाइंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब क्या, पहले इसका आंसर ढूंढो, क्या होता है, मैंने दिया है P0 इतना है, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q0 1.5, अब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, करेक्ट, तो आंसर तो -1.5 आना चाहिए, बट ध्यान दो यहाँ पे सबका आया 1.5, आया श्वेता, पक्का किया, हाँ, अब देखो यहाँ पे आना तो चाहिए, देखो ऑप्शन में तुमको 1.5 भी दिया, -1.5 भी दिया, अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करके आएंगे, -1.5 करके आएंगे, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, करेक्ट, तुम तुम्हारी जगह सही हो, बट क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब यहाँ पे तुमको साइन इग्नोर करना है, तुमको उसको पॉजिटिव ही करके आना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, जब भी वर्ड कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट मतलब तुमको साइन को इग्नोर करना है, जो आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव ही करके आना है, इसलिए इधर का आंसर होगा 1.5 रादर देन -1.5, क्लियर, समझा, अगर कोएफिशिएंट वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर -1.5 होता, जस्ट बिकॉज कोएफिशिएंट वर्ड ऐड किया है तो इधर तुम्हारा आंसर 1.5 होगा, क्लियर, कोएफिशिएंट मतलब इग्नोर नेगेटिव साइन, 5/2, रुक, 6 - 4, Q1 - Q0 अपॉन P1 - P0 इंटू P0 अपॉन Q0, है ना, कैसे निकाला 1.5, 5/5 इंटू P0 कितना है 6/10, कितना आता है 2 1 जा 2 5 जा या 2 3 जा 5 1 जा 5 2 जा 3/2 आता है, 5/2 नहीं 3/2 आता है, क्लियर, समझा फॉर्मूला, समझा, याद आया फॉर्मूला, इसको, ये फॉर्मूला कौन से मेथड का है, ये फॉर्मूला कौन से मेथड का है, P1 Q1 - Q0 अपॉन P1 - P0 इंटू P0 अपॉन Q0, परसेंटेज तो परसेंटेज मेथड का है, परसेंट, पॉइंट मेथड का ये फॉर्मूला, पॉइंट मेथड मतलब इनफाइनाइटेसिमल चेंज, स्मॉल चेंज, पॉइंट मेथड में है ना, मैं तो वो रिवाइज करा रही हूँ, यहाँ पे स्मॉल चेंज नहीं है, बट मैं ऐसा रिवाइज करा रही हूँ, यहाँ पे बोला नहीं था कि कौन से मेथड से तुमको सॉल्व करना है, बट बिकॉज ऑफ जो भी डेटा दिया था उससे तुमको वही इजी लगा फॉर्मूला, तो तुमने वो फॉर्मूला यूज किया, बट अगर तुमको ब्रैकेट में बोला था यूज दिस फॉर्मूला, तो तुमको वो याद रहना चाहिए ना वो फॉर्मूला, चार्ट तो मैं बोल बोल के थक गई, एक ने भी मेरे को खुद से लाके बना के दिखाया नहीं, मैंने इतने चार्ट्स बोले थे, चैप्टर नंबर 4 के बोले, तो किधर है, दिखाओ मुझे, हाँ दिखाओ, हाँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी ना मेरे को दिखाना है, हाँ मेरी जिम्मेदारी तुमको दिखाना, मेरे को पास होना है कि तुमको होना है, मेरा हो गया पास होके, चलो हो गया 89, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन है, सप्लाई का फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू -100 + 10P
फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड। डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला पॉइंट मेथड से ही निकालना है, तो तुमको फॉर्मूला भी पॉइंट मेथड का यूज करना पड़ेगा। पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। करेक्ट, ये फॉर्मूला है। पहले ये जो फंक्शन दिया है Q इज इक्वल टू माइनस 110P, उसमें से पहले क्या निकालो? P निकालो, Q निकालो। हाँ, उसमें से पहले Q निकालो। प्राइस दिया हुआ है 15 है, करेक्ट। तो ये इससे तुमको क्या आएगा? Q1 और P1 आ जाएगा। नहीं, द सप्लाई फंक्शन Q0 और P0 आ जाएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। Q1 और P0, Q1 और P0 आ जाएगा। Q0 और P0 है, Q0 आएगा, P0 15 है और अभी Q0 आएगा तुमको। आया? कैसे आया बताती हूँ मैं। नहीं, क्या है? क्वांटिटी इज इक्वल टू -100 प्लस 10P और प्राइस है 15। अब ये ओरिजिनल, अब ये P0 है, P0 मतलब ओरिजिनल है, तो यहां से मेरे को Q0 मिलेगा। Q0 इज इक्वल टू -100 प्लस 10, P की जगह मैं P0 डाल दूंगी 15, तो Q0 मेरा कितना आ जाएगा? -100 प्लस 150, तो 50 आ जाएगा। तो मेरे को Q0 आ गया और मेरे को P0 आ गया, करेक्ट। अब फॉर्मूला में मेरे को Q0 चाहिए, P0 चाहिए, Q1 चाहिए और P1 चाहिए, करेक्ट। अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, अज्यूम P1, जो तुमको अज्यूम करना है P1 अज्यूम कर लो, तुमको 10 अज्यूम करना है, 15 कुछ भी कर लो। मैं अज्यूम करती हूँ 25। सपोज मैंने अज्यूम किया P1 इज 25। अब मैं क्या करूंगी? P1 मेरा 25 हो गया, तो Q1 कितना हो जाएगा? -100 प्लस 10 इंटू 25, तो -100 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा? 150। तो Q1 मेरा कितना आ गया? 150। P1 मेरा कितना है? 25। अब फॉर्मूला में डालो, 150 माइनस 50 अपॉन 25 माइनस 15 इंटू 15 अपॉन 50, 100 अपॉन 10 इंटू 15 अपॉन 50। ये 0 0 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गया, 5 1 जा 3 जा, तो आंसर क्या आया? 3। इधर आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कोई कर। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो सप्लाई इज गिवन एज, यहाँ पे Q0 कितना था? नॉर्मली सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन रहता है, इसलिए आंसर क्या है? +3। ठीक है, सप्लाई प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है तो +3। क्लियर है? समझा? इसमें पॉजिटिव आ जाओ 90। अब 90 वाला शायद से ये वाला क्वेश्चन था ना, केस स्टडी नहीं, ठीक है चलो 90। द फिगर शोज बिलो द बजट कंस्टेंट ऑफ अ कंज्यूमर, ये दिख रहा है, बजट लाइन दिख रही है, ठीक है। अब विद एन इनकम ऑफ 900, मतलब उसकी इनकम कितनी है? 900 रुपए की, टू स्पेंड ऑन 2 कमोडिटीज, और वो ये 900 रुपए 2 कमोडिटी पे ये कर सकते हैं, कौन से चॉकलेट्स पे और आइसक्रीम पे, ठीक है। तो देखो, जब इससे देखो तुमको ग्राफ से दिखता रहेगा कि उसने चॉकलेट्स कितने कितने खरीदे? 90 चॉकलेट्स खरीदे, और आइसक्रीम कितनी खरीदी क्वांटिटी? 45। तो क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ दिस टू कमोडिटीज रिस्पेक्टिवली आर, मतलब प्राइस क्या है? अगर 900 का बजट है और 900 में से उसने चॉकलेट्स 90 चॉकलेट्स खरीदे, मतलब एक चॉकलेट का प्राइस कितना हो गया? 10, और आइसक्रीम कितनी खरीदी? 45। 900 डिवाइडेड बाय 45, तो कितना हो गया? 20। अरे कैलसी क्या कैलकुलेट क्या कर रहे हो? प्राइस कितना हो गया? 20 हो गया। तो आंसर क्या है? 20 एंड 10 की 10 एंड 20,
क्यू 20 एंड 10? समझा? अब बच्चे क्या करके आएंगे, घाई घाई में 10 एंड 20 करके गया, 1 मार्क, आंसर भी आ गया, लेकिन फिर भी 1 मार्क गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली पहले क्या पूछा, आइसक्रीम एंड चॉकलेट, मतलब पहले तुमको किसका प्राइस देना है, आइसक्रीम का, फिर चॉकलेट का, और आइसक्रीम का प्राइस कितना है 20 और चॉकलेट का प्राइस कितना है 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 एंड 10, बी। समझा? खेल हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे साथ, गेम हो जाएगी तुम्हारी। समझा? क्लियर है? 91 पे जाओ। चलो, नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, ये क्वेश्चन बार बार आता है ना। अर्जुन ऑलवेज स्पेंड अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक वन ऑन कॉफी, द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट ed इज इक्वल टू 1 यूनिट 1। क्यों? क्योंकि वो सेम प्राइस कम हो ज्यादा अपने को कुछ फर्क नहीं, वो कांस्टेंट ये कर रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। डिमांड क्या है उसकी, यूनिटरी इलास्टिक सेम। 92, a firm learns that own price elasticity of product it manufactures is 3.5, मतलब elasticity of supply is more than 1 से ज्यादा है। what would be the correct action for the firm if to take if it wishes to raise its total revenue? ध्यान दो, अभी उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, यानी कि थोड़ी सी प्राइस कम ज्यादा हुई तो डिमांड भी कम ज्यादा होगी, करेक्ट, क्योंकि मोर देन 1 है, मतलब परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक है, करेक्ट। अब देखो, अगर उसको रेवेन्यू बढ़ाना है उसका, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर प्राइस को कम करेगा तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा लोग खरीदेंगे, और ज्यादा लोग खरीदेंगे तो उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या है, लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। समझा? 93, at higher prices people demand more of certain goods not for their worth but for their prestige value, these are known as Veblen effect. समझा? 94, if price of air conditioner increases from 30,000 to 30,010 rupees and resultant change in demand is negligible, we use dash measure to measure elasticity, point elasticity. आर्क इलास्टिसिटी मतलब वो आर्क पे मेजर कर रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी तो नॉर्मली है, और वो ज्योमेट्रिक मीन जहां पे इलास्टिसिटी अलग अलग इलास्टिसिटीज आ जाती। 95, given the following 4 possibilities which one will result in an increase in total expenditure? ध्यान दो, total expenditure मतलब खर्चा किधर से बढ़ेगा। डिमांड इज यूनिट इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, अगर यूनिटरी इलास्टिक है, मैं पहले जितना खर्चा कर रही थी उतना ही करने वाली हूँ, तो मेरा खर्चा बढ़ेगा क्या, नहीं। दूसरा, डिमांड इज इलास्टिक, मतलब डिमांड हमारी कम ज्यादा होती है, एंड प्राइस राइजेस, अगर प्राइस बढ़ गई तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेरा खर्चा कम होगा कि बढ़ेगा, कम हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। सी, डिमांड इज इन इलास्टिक, मेरे को फर्क नहीं पड़ता प्राइस क्या हो, मैं डिमांड करूंगी, एंड प्राइस राइजेस, सॉरी प्राइस फॉल्स, तो अगर प्राइस गिर गई तो भी मैं डिमांड करूंगी, तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड डी, डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड मेरी कम ज्यादा कुछ नहीं होने वाली, प्राइस मेरी बढ़ गई तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या है, डी। समझ रहा है? क्लियर है? समझ रहा है लॉजिक? 96, द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट, राइट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। वो क्यों होगा, इंप्रूव टेक्नोलॉजी से भी सप्लाई बढ़ेगा। इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे बढ़ेगा क्या, नहीं। इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी, बढ़ेगा क्या, नहीं। ऑल ऑफ द अबव, अभी जो ऑल ऑफ द अबव वाले बच्चे ना, ऑल ऑफ द अबव देखते और मार्क करके आ जाते हैं, वो क्या करेंगे, कर देंगे, मार्क्स चले गए। ठीक है, आंसर क्या है, ए। समझ रहा है? समझ रहा है? नॉर्मली हमको ऐसा लगता है ना, ऑल ऑफ द अबव दिया तो वही आंसर है। 97, which of the following statement is correct, when the price falls the quantity demanded falls? ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया, हमारा कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। सीजनल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ऐसा है क्या, नहीं, ऑब्वियसली अफेक्ट करता है। टैक्सेस एंड सब्सिडीज डू नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, अब भी तो पढ़ के, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मैं सप्लाई कम कर दूंगी। विथ लोअर कॉस्ट इट इज प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी, यस। तो आंसर क्या है, डी। समझ रहा है? 98, if demand is more than supply, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, then the pressure on price will be, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइस में बढ़ाऊंगी कि कम करूंगी,
बढ़ेंगे ना, तो प्रेशर ऑन प्राइस विल बी अपवर्ड, ऊपर जाएगा प्राइस। डिमांड ज्यादा है तो मैं मेरी प्राइस बढ़ाऊंगी ना, प्रॉफिट निकालना है। 99 द सप्लाई कर्व फॉर हाईली पेरिशेबल मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब मैं जहां पे चेंज नहीं कर सकती हूँ, इज जनरली इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। Supply is a the cross elasticity between rye bread and whole wheat bread is expected to be dash। देखो हमेशा मैंने बोला क्रॉस इलास्टिसिटी का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, अगर बीच में है तो वो क्या है, अनरिलेटेड, जहाँ पे जीरो है। अगर वो राइट में जा रहे हैं, पॉजिटिव है, तो कौन से गुड्स हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट। और अगर वो पीछे नेगेटिव में जा रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। याद आ रहा है? तो यहाँ पे वो क्या है, ब्रेड, दोनों ब्रेड ही है मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, पॉजिटिव। समझा? द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे रहेगी, नेगेटिव। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डिविडीज इज, ब्रेड एंड डिविडी कुछ भी लेना देना है तो नॉन रिलेटेड, जीरो। क्लियर? देखा, एक ग्राफ से तुम्हारे 3 एमसीक्यू सॉल्व हो गए। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का कैसे रहता है, बस। Which of the following is correct? प्रिया नहीं, प्रिया मैम नहीं है आज। चलो क्लियर। 104 हो गए, नहीं, हाँ 104। Which of the following statement is correct? With the help of statistical tools, the demand can be forecasted with perfect accuracy. No, perfect accuracy नहीं आती। हाँ, the more the number of substitutes of a commodity, the more elastic is the demand. Yes, जितने ज्यादा substitutes उतने जल्दी मैं change करूंगी मेरी demand। डिमांड फॉर बटर इज परफेक्टली इलास्टिक, नो, वो नेसेसिटी थोड़ी है। गोल्ड ज्वेलरी विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नो, तो आंसर क्या है इसका, बी। 105 सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन प्राइवेट स्कूल इन इंडिया इज 3.6 मतलब पॉजिटिव है। हाँ, व्हाट डज दिस इंडिकेट, मतलब कौन सा गुड है ये, सुपीरियर गुड है, लग्जरी गुड है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, तो आंसर क्या है, लग्जरी। क्लियर? 106 if the organizers of an upcoming cricket match decide to increase the ticket price in order to raise its revenue, what they have learned from past experience, यानी कि अगर वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे प्राइस बढ़ा देंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि इलास्टिसिटी कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है, लेस देन वन, लेस देन वन है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ा देंगे तो भी लोग खरीदने आएंगे, तो ज्यादा लोग चेंज ही नहीं कर रहे हैं।
या और उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, अगर उन्होंने ये सोचा, यानी कि इलास्टिसिटी कैसी है, इन इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी कैसी है, लेस देन 1, तो वो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 मतलब क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज विल ऑलवेज बी इक्वल, इक्वल रहेगा क्या, नहीं, वो तो यूनिटरी इलास्टिक में आता। ग्रेटर देन 1, द परसेंटेज इंक्रीज इन टिकट रेट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन परसेंटेज डिक्रीज इन टिकट सोल्ड, यस। हाँ, अगर मैं परसेंटेज जितने से मेरा प्राइस बढ़ेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा जितने से मेरी टिकट सेल होगी, तभी तो मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, करेक्ट। लेस देन 1 मतलब क्या, इलास्टिसिटी लेस देन मतलब क्या, कि लोग ज्यादा खरीदेंगे, इवन तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो भी लोग खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने से प्राइस राइज हो रही है वो ज्यादा है, मोर देन टिकट जितनी सेल हो रही है, क्योंकि अगर टिकट कम सेल हुई तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा ना, बट मैं क्या बोलूं, मेरे को रेवेन्यू बढ़ाना है, यानी कि मेरा प्राइस भी ज्यादा है और लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो आंसर क्या है इसका, डी। समझा, मार्क करके रखो ये। एक सौ सात, data on production of vegetables for past 2 years show that despite stable prices, there is a substantial decline in output of cabbage, leading to lower supply into the market. Which of the following can be possibly reason? वो क्या बोल रहे हैं कि प्राइसेस सेम है, फिर भी कैबेज का आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, कैबेज का आउटपुट कम हो गया। अब इसका रीजन क्या है, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर, ये एम है ना, वो डिक्रीज है, उसका इंक्रीज की जगह वो डिक्रीज है, वो गलत गया हुआ है। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स। देखो, कैबेज का प्राइस सेम है फिर भी उसका सप्लाई कम हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि कॉलीफ्लावर की डिमांड बढ़ गई है, और कॉलीफ्लावर की डिमांड क्यों बढ़ गई, क्योंकि उसके प्राइस में भी कम हुए रहेंगे। एंड अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉलीफ्लावर विच इज इक्वली प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर्स, इसलिए कैबेज लोग नहीं खरीद रहे। अनाउंसमेंट ऑफ सब्सिडी, अगर सब्सिडी अनाउंस किया उल्टा तो कैबेज ज्यादा बनना चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। अभी मोर फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कैबेज, अगर ज्यादा फार्मर्स कैबेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सप्लाई तो बढ़ना चाहिए, बट यहाँ तो कम हो रहा है। एंड डी, अ सब्सटैंशियल डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कैप्सिकम, ऐसा हो सकता है कि कैप्सिकम की प्राइस कम हो गई है, हाँ, कैप्सिकम की प्राइस कम हो गई है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कैबेज पे शिफ्ट हो गए, करेक्ट, बट कुछ भी नहीं है उसमें भी नहीं, अगर कैप्सिकम का प्राइस कम हो गया तो उसमें कैबेज का क्या लेना देना ना, कैबेज का आउटपुट का क्या, सब्सिट्यूट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर ए है, या इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया है बस, डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो गया, आंसर ए इसका। क्लियर। 108, द फॉलोइंग डायग्राम shows द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस डायग्राम। देखो, गुड एक्स और गुड वाई, पहली बात तो पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा डिमांड भी बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कौन से गुड्स हो गए, सब्सटीट्यूट की कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए। तो सपोज तुम गुड एक्स ले लो, पेप्सी, और गुड वाई ले लो, कोक, या जो भी तुमको लेना है, ठीक है। अब देखो, फ्लैटर कर्व है यानी कि बढ़ रहा है, बट अपवर्ड स्लोपिंग है, फ्लैटर है, यानी कि ये होते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि ज्यादा चेंज हो रहा है, जितने से प्राइस बढ़ी उतने से ही डिमांड बढ़ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट है, इसलिए इतना ज्यादा बढ़ रहा है, करेक्ट। इसलिए कौन से सब्सटीट्यूट हो गए, क्लोज सब्सटीट्यूट हो गए। अगर ये ऐसा आता, ऐसा कर्व होता, तो ये रिमोट सब्सटीट्यूट, रिमोट मतलब दूर दूर के सब्सटीट्यूट्स है, बट इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि लगेज डिमांड चेंज होगी, तो स्लोप कैसा रहता, स्टिपर रहता। समझ रहे हैं तुमको, ये फ्लैटर है मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। अगर ऐसा रहता यानी कि रिमोट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, रिमोट सब्सटीट्यूट मतलब दूर के रिश्तेदार। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो पहली बात तो वो डायरेक्ट रिलेशन रहता ही नहीं, ऐसा रहता, ठीक है, डाउनवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं रहता, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता, और नॉट सो क्लोज तो क्या रहता, स्टिपर, और यहाँ पे क्लोज रहते तो फ्लैटर। समझा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपवर्ड है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव, इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यहाँ पे भी अपवर्ड है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि कौन से गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और अगर स्टिपर है तो दूर के, फ्लैटर है तो क्लोज। समझा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये ड्रॉ कर लो, ये घुमा सकते हैं, ये तो ये एक क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसा ग्राफ आए तो ये रिमोट सब्स्टिट्यूट्स हो जाएंगे, अगर ऐसा ग्राफ आए तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हो जाएंगे।
लिखा? चलो 109 देखो, द डायग्राम बिलो शोज, ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कर्व दिख रहा है ये तुमको? नहीं, इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है, डिमांड कर्व बोल रहे हो, इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब डिमांड कम हो रही है। इंडिफरेंस कर्व छोड़ो, डिमांड कर्व है, चलो डिमांड कर्व लेफ्ट में जा रहा है, मतलब डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। प्राइस क्या है, सेम है, तो ये क्या बता रहा है, अ चेंज इन डिमांड विच में कॉज बाय राइज इन इनकम एंड द गुड इज अ नॉर्मल गुड। डिमांड, इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, और अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। बट यहाँ पे तो डिमांड ग्राफ क्या दिखा रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो ए आंसर है क्या, नहीं। बी, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कब कॉज बाय फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब देखो अगर प्राइस कम हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव रिलेशन। बट यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, वो डिमांड कम हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। सी, अ चेंज इन डिमांड विच इज कॉज्ड बाय राइज इन इनकम एंड द गुड इज एन इंफीरियर गुड। अगर इंफीरियर गुड है और इनकम की वजह से चेंज हो रहा है, तो इनकम बढ़ रही है, तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी, तो ये एक आंसर हो सकता है डी। अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट एंड द गुड इज अ नॉर्मल गुड। अगर सब्स्टिट्यूट की वजह से हो रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो ये भी आंसर है, तो आंसर क्या है, सी। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मार्क करके रखो। 110, which of the following alternatives would be true if event presented in the following diagram occurs। अब देखो सप्लाई कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। देखो अ फॉल इन वेज कॉस्ट ऑफ अ फर्म अलोंग विद अ फॉल इन कंज्यूमर इनकम, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो सप्लाई सप्लाई बढ़ेगा। अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, अगर रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो ये एक आंसर हो सकता है। तीसरा, एन इंक्रीज इन सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडी आ रही है तो सप्लाई बढ़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है ना, आधा पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो। एंड डी, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द क्वेश्चन, अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो सप्लाई बढ़ेगा, मार्केट प्राइस कम हो गया सप्लाई बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़ेगा। मार्केट, अच्छा सुनो सुनो, मार्केट प्राइस कम हुआ मतलब सप्लाई क्या करेंगे, वो लोग ज्यादा सप्लाई करके रखेंगे ताकि हम प्रॉफिट में, बाद में जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तब ज्यादा सेल करेंगे हम। अभी वो सेल नहीं करेंगे ना क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा ना भाई, वो जितने में खरीद रहे, अगर मार्केट प्राइस कम होगा, अगर मेरे को एडमिशन बेचना है और एडमिशन अभी 20,000 का 15,000 में ही जा रहा है, तो मैं बेचूंगी क्या एडमिशन, नहीं कम बेचूंगी, करेक्ट। बट मेरे को जो बनाने के लिए कॉस्ट लग रहा है वो तो सेम है, तो मैं बना के तो रखूंगी कि जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं प्रॉफिट में बेचूंगी ना उसको। अरे बट मैं बना के तो रखूंगी ना, मैं मेरा बना हुआ क्यों, सप्लाई तो बढ़ेगा, सप्लाई तो बढ़ेगा ना बाद में। बट अगर इधर डिमांड बढ़ गई, मार्केट प्राइस कम हुई मतलब डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो मैं सप्लाई क्या करूंगी, ऐसे खाओगे ऐसे खाओ, दोनों। तुम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो तुम क्या बोलोगे कि मैं अभी नहीं बेचूंगी, मैं बाद में बेचूंगी, तो मैं रखती हूँ। दूसरा, अगर मार्केट प्राइस कम हो गई मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो मेरे को सप्लाई तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो आंसर क्या है इसका, समझा। मार्केट प्राइस कम, सप्लाई कम, लेकिन डिमांड ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा, समझा। द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड, अच्छा 109 ही बचे, मैं कंप्लीट कर देती हूँ, इतने ही बचे इजी वाले, आ जाओ।
द डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड हैज शिफ्टेड टू राइट, नॉर्मल गुड है राइट में शिफ्ट हो गया, विच ऑफ द फोर इवेंट्स वुड हैव कॉज्ड द शिफ्ट, राइट में शिफ्ट हुआ मतलब डिमांड बढ़ी है, करेक्ट। अ फॉल इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट विच विद द प्राइस ऑफ द गुड अनचेंज्ड, सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड कम हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट और प्राइस में ये रहता है ना। B, a fall in the nominal income of the consumer and fall in the price of the normal good, इनकम कम हुई तो प्राइस, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनकम कम हुई प्राइस कम हुई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड विद द प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड अनचेंज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज कम हुई है तो डिमांड क्या हो जाएगी, गुड की बढ़ जाएगी ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन होता है ना, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हुआ तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आंसर क्या है, सी। समझा। एंड डी, अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड, अगर प्राइस ही फॉल हो रहा है तो डिमांड बी, नॉर्मल गुड है तो सेम रहेगा। क्लियर, आ जाओ 112। इफ रोलर कोस्टर राइड इज फंक्शन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, समझो क्वेश्चन को, देन इफ द प्राइस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क एंट्री फॉल्स, ये फंक्शन देखो रिलेशन क्या है, रोलर कोस्टर राइड का, रोलर कोस्टर राइड का डिमांड किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, अम्यूजमेंट पार्क पे, करेक्ट। मतलब अगर अम्यूजमेंट पार्क का लोग बढ़े तो लोग रोलर कोस्टर राइड में भी आएंगे, करेक्ट। मतलब रोलर कोस्टर राइड डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, अम्यूजमेंट पार्क पे, तो अगर अम्यूजमेंट पार्क में लोग बढ़ेंगे तो रोलर कोस्टर राइड बढ़ेगी, करेक्ट। अम्यूजमेंट पार्क में लोग कब बढ़ेंगे, जब उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका द डिमांड फॉर रोलर कोस्टर राइड विल राइज एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। अगर प्राइस कम हो रही है अम्यूजमेंट पार्क की तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो रोलर कोस्टर राइड की भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो आंसर है ए। समझा, समझा। ठीक है, इतना बाद में, इतने ही बचे ना, करवा दूं क्या, तो 240 हो गए, रहने दो, सर को लेने दो। समझा, कितने बचे, 113, 14, 15, ठीक है, करेंगे नेक्स्ट, इसमें कर लेंगे, चैप्टर नंबर 3 चालू करने से पहले ये इतने 4-5 कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हमने ऑलमोस्ट 113 112 तक कंप्लीट कर दिया एमसीक्यूज, ठीक है। नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज पे टेस्ट ले सकती हूँ, सिर्फ चैप्टर 2, बिकॉज अभी तक 6 चैप्टर हुआ नहीं तो 5th चैप्टर तक का टेस्ट हो गया है तुम्हारा, तो चैप्टर नंबर 2 पे सारे यूनिट्स, तीनों के तीनों यूनिट्स पे मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ, 50 मार्क्स, वो मेरे को मार्क्स भी नहीं पता, 50 मार्क्स 25 मार्क्स कितने में, तो रिवाइज करना चालू करो चैप्टर 2, ठीक है। हाय डाल दो सिर्फ कोई तो, हाय डाल दो, हाँ। डाला, चलो समझा। नेक्स्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।